जन्नत के पत्ते एपिसोड 1। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। इसकी आंखें भी वैसी ही थीं, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद साफ और चिकना सा। वो इसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो इसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। इसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए इसी मज़दरब अंदाज में इसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ से फिसलती लिट्टें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो इसके बालों की चंद लिट्टें फिसलकर फिर चेहरे के सामने आ गई। जैसे जैसे वो पढ़ती गई इसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे इसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही इसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। फोन साइड टेबल पर रखा था। इसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा एहताश पैदा किया। इसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चहकी, कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ इसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। इसने आदतन अपने बालों की लिट को उंगली पर लिपटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा ने कुछ कहा तो इसने फौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गेस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। इसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर कहा। फिर इसने टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरदीद भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यही तक है? अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आर्मदियोस जिसके लिए हमने अप्लाई किया था। यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी इसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट्स पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहाँ 15 मिनट पहले मुझे 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा, जहां 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने स्पांजी को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली थी, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। प्रोग्राम याद धीमी है आवाज़ में जिसके बोलते लिए हुए हमने अप्लाई इसने किया था बंद दरवाजे को देखा। और वहाँ दरअसल पर मैं सांझी सिलेक्ट हो में गई हूँ। लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। इधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। इस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे हुए थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद इसका वहम था।
وہ सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया। थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। इसके अब्बू ताया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नेम दराज होकर बताने लगी, परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में स्पेन फुप्पो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी इन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो इसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है। तुम्हारा ही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं। ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिया पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में इसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था। वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन की लाइट जलाई। सारी बत्तियां जल गईं। इसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रेक से गिलास उठाया और पानी गिलास में उंडेलने लगी। तभी इसकी निगाह काउंटर पर रखे सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रख कर आगे आई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों का बुके था, साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदते हुए उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक इसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। इसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। इसके पत्ते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। इसको तो कभी किसी ने यूं फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था? उलझते हुए हया ने लिफाफा चेक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। इसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ था, ना कोई लकीर ना डिज़ाइन, बस इसके वसत में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू स्पांजी। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था? भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं स्पांजी जा रही हूँ? ख़त पर तो एक रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को एक दिन पहले कैसे पता चल गया? अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वो यही समझती कि ये इसकी हरकत है। ये खत स्पांजी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कोरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये? वो पानी का गिलास वही स्लैब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। इसने लॉक में चाबी घुमाई ही थी कि गेट के पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधे हुई। हया, मुझे तो कोई मेल नहीं मिली। ज़ारा ने हाथ खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। इसके चेहरे पर उदासी थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, फिक्र मत करो। हमने एक साथ ही अप्लाई किया था। मुझे आ गई है तो तुम्हें भी आ जाएगी। मगर स्कॉलरशिप के ऑफिस के बाहर जो लिस्ट थी, इसमें भी मेरा नाम नहीं है। और मेरा? सिर्फ तुम्हारा है। हमारे डिपार्टमेंट में से और एनवायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा का है। मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, इसे वाकई अफसोस हुआ था। इसकी ज़ारा सब अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी? ज़ारा चेहरे पर बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट इरम के साथ। कल दावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है ना, और लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठाकर ले गई है। अब नए जूते खरीदने पड़ेंगे। तुम चलोगी साथ? इसने गाड़ी पर कैन टिकाते हुए कहा। वो हल्की आसमानी लंबी कमीज़ और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज़ का दामन टुकनों से ज़रा ऊपर था। हम रंग दुपट्टा गले में था और बाल कमर पर खुले थे। हाँ चलो, जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फ़ौरन तैयार हो गई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। इरम को भी ले लेना, हया ने बैठकर कहा।
वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे देते हैं। इरम ने इन दोनों से जूनियर थी और इसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ाहरा से इसकी ज़्यादा मुलाकात नहीं थी। इनकी सख्ती सिर्फ स्काफ तक है, ऐसे वैसे नहीं है। वो कार बाहर गेट पर ले आई। इरम घर ज़ाहरा के हमसाए में था। दोनों घरों के दरमियान की दीवार में आने जाने का रास्ता था, लेकिन इसे जब भी इरम को पिक करना होता तो वो इसके गेट पर हॉर्न किया करती थी। अब भी ज़ोर से हॉर्न दिया तो चंद लम्हों में इरम बाहर आ गई। कासनी लंबी कमीज़, ट्राउज़र और हम रंग दुपट्टे सीने पे फैलाए, चेहरे पर कासनी स्कार्फ लिपेटे वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे पर आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, वो चहकती हुई कह कर बैठी और दरवाज़ा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम पर वो यूं ही खुश हुआ करती थी। कैसी हो इरम, तुमसे तो अब मुलाकात ही नहीं होती। इसने रुख मोड़ कर इसको देखा। आपका डिपार्टमेंट दूर पड़ता है तभी। और हाँ, हया बता रही थी कि आप लोगों का तुर्की में सिलेक्शन हो गया है। मैं सिलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसी में कोई बेहतरी होगी। तुमने अप्लाई नहीं किया था? अब्बा इजाज़त देते तब ना, इसने उदास होकर कहा। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादेवी नज़रों से ज़ारा को देखा कि पहले एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मज़ीद उदास न हो जाए। अब्बा भी पता नहीं इतना सख्त क्यों है। गर्मी में स्कार्फ लेना इतना आसान तो नहीं है। और फिर कल मेहंदी के लहंगे में भी आधी आस्तीनें रखने नहीं दी। हया की भी तो आधी आस्तीन है, मगर अब्बा ज़रा भी सलमान चचा जैसे नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मुझे तो जूते लेने हैं। इसने खौफ छुपाते हुए बात को बदला। इरम हर वक्त यही रोना रोती रहती थी। चूड़ियाँ लेनी है, मगर पूरी आस्तीन के ब्लाउज़ के साथ चूड़ियाँ अच्छी कहाँ लगेंगी? वो मुंह बसोरे फिर से शुरू होने लगी तो हया ने कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। आतिफ असलम का गाना पूरी आवाज़ में गूंजने लगा तो इरम चुप हो गई। मार्केट पहुंचने के बाद इरम तो चूड़ियाँ ढूंढने निकल गई और वो दोनों मेट्रो आ गई। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है वो दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील इसकी नज़र में जची थी। ये वाला मैम। सेल्समैन ने जूता निकाल कर इसके सामने किया। वो ज़मीन पर पंजों के बल बैठा था और वो दोनों काउच पर बैठी थी। पहना दूँ मैम? बहुत मुअद्दब और शाइस्ता लहजे में सेल्समैन ने मुस्कुराकर पूछा। मेरे हाथ नहीं टूटे हुए, मैं खुद पहन सकती हूँ। जी श्योर, ये लीजिए। सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए जूता उसकी तरफ बढ़ाया। इसने इसे यूं पकड़ रखा था कि पकड़ते वक्त हया की उंगलियां लाजमी इसके हाथ से मिस होती। सामने रख दो, मैं उठा लूँगी। इसके रूखे अंदाज पर सेल्समैन ने गुनगुनाते हुए जूता सामने रख दिया। फिर बिल की अदायगी के बाद काउंटर पर खड़े लड़के ने बकिया रकम इसकी तरफ बढ़ाई तो हया ने देखा कि पैसों के ऊपर 5 का सिक्का रखा हुआ है और लड़के ने सिक्का यूं पकड़ रखा है जैसे सेल्समैन ने जूता। शुक्रिया। हया ने नोटों को किनारे से पकड़कर खींचा तो सिक्का लड़के के हाथ में ही रह गया। मैम, आपका सिक्का। लड़के ने फातिहाना मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो लाजमी ही पकड़ेगी। ये सामने पड़े सदके के बॉक्स में डाल दो। वो बेनियाजी से शापर थामे पलटी तो ज़ारा ने बेख्तियार कहकर लगा दिया। इस लड़के की शक्ल देखने वाली थी हया। दिल कर रहा था इसकी शक्ल पर शापने पड़े सारे जूते मार दूँ। पता नहीं हमारी जहनियत कब बदलेगी। यूं घूरते हैं जैसे पहली बार कोई लड़की देखी हो। वो तनफर से नाक सिकोड़ती गुस्से से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब करीब ही से आवाज़ आई। नो, तो इतना बन सवर के बाहर मत निकला करो बीबी। वो चौंक कर आखिरी सीढ़ी पर रुक गई। एक ममर खातून थी, बड़ी सी चादर लपेटी हुई, नागवारी भरी निगाह इस पर डालकर ऊपर जीने पर चढ़ गई। एक तो लोगों को राह चलते तबलीग का शौक होता है। ज़ारा इसको कहने से थामे हुए वहाँ से ले आई। तभी इरम सामने से आती दिखाई दी। इसका सीने पर फैला दुपट्टा अब सिमट कर गले में जा चुका था। इसने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी, शायद वो इसके साथ सिर्फ आउटिंग के लिए ही आई थी। मेट्रो से वो स्कोप चली आई ताकि कुछ खा पी लें। रात की दावत तो ताया फुरकान की तरफ थी जो बेटे की शादी के लिए आए हुए लोगों को दे रहे थे। मेरे लिए पाइनएप्पल मंगवाना, मैं ज़रा बेकरी से कुछ ले आऊँ। इरम झट कर बाइट लिपके। हया ने गहरी सांस लेते हुए अपनी साइड का शीशा नीचे किया।
سرد ہوا کا تھپیڑا اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلج پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں موجود تھے اور ٹھنڈی ہوا نے سب کو گھیرا تھا۔ ارم خاصی کمپلیسڈ لگتی ہے نا؟ ارم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف مڑی۔ اور تم اس کے کمپلیکس کو ہوا دے رہی ہو؟ وہ الٹا اس پر خفا ہوئی۔ طائف فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اس بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کے ساتھ دے رہی ہو۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خام خواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، جب پچھلے سال یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں آ کر سارا پروگرام کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر کر کے شیشہ پر چڑھا کر وہ یاد لگانے لگی۔ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی، سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں اس جھرنے کی خوشی در آئی تھی۔ زارا اور وہ LL.B کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7ویں سیمسٹر کا درمیان تھا جب یورپی یونین کی اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپی و ایشیائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا تبادلہ ہوگا۔ جب درخواست دینے کی باری آئی تو اس کو ترکی کی اسپانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائی کیا۔ بالآخر اسپانجی نے اس کا انتخاب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا ہونے کے بعد اس کو 5 ماہ کے لیے ترکی جانا تھا، جہاں اس کے مضامین تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی، پھر پاکستان واپس آ کر 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے حیا، کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے ہم صرف 2 لڑکیاں اسپانجی جا رہی ہیں، اور پھر ہم ٹھہری 2 میں یونیورسٹی میں پڑھنے والیاں۔ وہ ختیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ویٹر سے شیشہ بجایا تو حیا نے شیشہ نیچے کیا۔ نہیں، ختیجہ رانا کو تو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے سلج کے گلاس پکڑے، زارا کا اس کو تھمایا، ارم کی ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا بھول گئی، اس کے علم میں نہ رہا دفعتاً۔ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی، کیا ہوا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلج کا گلاس ہاتھ میں پکڑے باہر نکل گئی۔ حیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے ہوئے ونڈو اسکرین سے باہر زارا کو دیکھنے لگی۔ اب وہ دور درخت کے پاس کھڑی بات کر رہی تھی۔